हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल शुक्ला स्मार्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 12 की रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम एक पाठ पढ़ रहे हैं, उसका नाम है उपसह संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 16 चल रहा है और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। दोस्तों, जो लेक्चर नंबर 15 की वीडियो थी, जो हमारी पिछली वीडियो थी, उसमें हमने IUPAC नामकरण बताया था, जिसमें हमने ऐसे यौगिकों का IUPAC नामकरण बताया था जो फर्स्ट टाइप था। ये आज का सेकेंड टाइप होगा आज वाला। तो उसमें क्या था, ऐसे यौगिकों का IUPAC नामकरण था जिनमें जो धनायन था वो क्या था, सिंपल था, साधारण धनायन था। लेकिन जो ऋणायन था, जो ऋणायन वाला जो हिस्सा था वो क्या था, कॉम्प्लेक्स था। आज वो तो पुरानी बात हो गई, लेक्चर नंबर 15 में हमने जिनकी IUPAC पढ़ी है। अभी आज दोस्तों जिन यौगिकों की IUPAC हमें पढ़नी है वे यौगिक हैं ऐसे यौगिक जिनमें जटिल धनायन उपस्थित हो, यानी कि IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स दोस्तों कैटायन, धनायन को बोलते हैं कैटायन, है ना। तो ऐसे यौगिकों का IUPAC नामकरण, ऐसे उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण जिनमें क्या है दोस्तों, जटिल धनायन। हमें पहचानना सिर्फ इतना है कि धनायन क्या होना चाहिए, जटिल, है ना। यानी कि जो कैटायन, कैटायन माने जाते हैं आप क्या होता है, कैटायन माने दोस्तों होता है धनायन और कॉम्प्लेक्स माने क्या होता है, जटिल। तो ऐसे यौगिकों का IUPAC नामकरण आज की वीडियो में हम करेंगे जिनमें जो धनायन होगा वो क्या होगा, जटिल होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स होगा। आप हेडिंग में देख रहे हैं IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन, यानी कि उन उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण जिनमें जटिल धनायन उपस्थित हो। तो दोस्तों, ये कैसे यौगिक होते हैं, आइए हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं, जिससे भी हमें क्या होगी, आसानी होगी, है ना। देखिए दोस्तों, अगर हम एक कंपाउंड लें तो कंपाउंड लेते हैं CO NH3 का होल 6 ब्रैकेट बंद और Cl3। यह एक हमारा कंपाउंड है दोस्तों। अब इस कंपाउंड में यदि हम आयनाइजेशन करें तो देखते हैं कि कितने क्लोरीन उपस्थित है दोस्तों। हम देखते हैं कितने क्लोरीन है, 3। तो एक क्लोरीन पर 1 माइनस होता है, तो 3 क्लोरीन पर +3 Cl माइनस। इसके बाद यदि यहाँ पर -3 है तो इसके सर पर कितना होगा, +3 होगा। CO NH3 का होल 6 और उसके बाद यहां पर दोस्तों +3। तो देखिए दोस्तों, जब हमने इसका आयनाइजेशन किया तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये क्या, एक ऐसा पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और ये सिंपल पार्ट है। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, एक ऐसा है कॉम्प्लेक्स, जो ये धनायन वाला हिस्सा है, एक ऐसा है जटिल। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैटायन या जटिल धनायन, है ना। तो इसे दोस्तों बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन। ये हमारा क्या है,
ये वाला जो पार्ट है ये है कॉम्प्लेक्स कैटायन है। इसके बाद दोस्तों ये क्या है हमारा, ये है हमारा सिंपल एनायन है। सिंपल एनायन या हम इसे काउंटर आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसे, या काउंटर आयन, या इसी को आयनाइजेशन स्फीयर भी कहते हैं ना, आयनाइजेशन स्फीयर भी जो है दोस्तों इसी को बोलते हैं। तो दोस्तों जब हमने इस यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण किया तो इसका जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो क्या है, कैटायन है, लेकिन जो सिंपल वाला पार्ट है वो क्या है, एनायन है। और इसको हम जो नेगेटिव सिंपल का एनायन है इसे हम काउंटर आयन भी कह सकते हैं या इसे हम आयनाइजेशन स्फीयर भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो ब्रैकेट के यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर है टोटल क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। क्या होता है ये, इस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है इसे दोस्तों हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अब देखिए इसमें आप ये जानते हैं कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट आपका क्या है, कोबाल्ट है दोस्तों सेंट्रल मेटल एटम। कोबाल्ट क्या है यहाँ पर, कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम है, या यूं कहें आयन है ना दोस्तों, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। उसके बाद आपका जो NH3 है, NH3 आपका क्या है, लिगेंड। NH3 आपका क्या है दोस्तों, NH3 आपका लिगेंड है। तो हम NH3 को क्या लिखते हैं दोस्तों, लिगेंड लिख देते हैं, लिगेंड। और जो 6 है ये क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उपसह संयोजन संख्या है। और इस वाले पार्ट को पूरे को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना दोस्तों। पूरे पार्ट को कैसे हम बोलेंगे, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में समन्वय संख्या भी कहते हैं ना। क्या बोलते हैं दोस्तों, समन्वय संख्या। इतना कुछ दोस्तों हमने आपको इस प्रकार के यौगिक के विषय में बता दिया है। तो आप जानते हैं, पहले से जानते हैं कि ये क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा। NH3 हमारा क्या है, लिगेंड है, और लिगेंड में NH3 कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। उसके बाद कितने NH3 है, तो NH3 की संख्या कितनी है, 6। तो इससे क्या है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या बोलते हैं। इसके बाद जब हमने इसका आयनाइजेशन किया था तो हमने ये देखा कि जो क्लोरीन है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो कितना क्लोरीन है, 3, तो 3 क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर माइनस का 3 है तो यहाँ पर कितना होगा, प्लस का 3 होगा। और हमने देखा कि जो कैटायन वाला पार्ट है कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स है, जबकि जो एनायन वाला पार्ट दोस्तों क्या है, सिंपल है। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इनका जो है आपको रूल बता देते हैं ना, नोट करिए। आइए दोस्तों इसका हम रूल देखते हैं। तो रूल क्या कहता है दोस्तों, रूल हमारे पिछले वाले जो रूल है उससे मिलता जुलता है। देखिए
है ना। सबसे पहले जो रूल है ना दोस्तों, रूल में सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड्स को। क्या लिखेंगे? लिगेंड्स को, जिसमें आप पिछले वीडियो में भी आप देख चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास रहेंगे लिगेंड्स। अब होता क्या है दोस्तों, यदि किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा लिगेंड आ रहे हैं ना, तो यदि एक से ज्यादा लिगेंड आ जाएंगे तो हम वहां पर कैसे आर्डर का प्रयोग करेंगे? अल्फाबेटिकल आर्डर। किसका प्रयोग करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों यदि कोई लिगेंड एक से अधिक बार आ गया, जैसे कोई लिगेंड 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो यदि कोई लिगेंड 2 बार आ गया तो आप जानते हैं उसके लिए हम ग्रीक लेटर किसका प्रयोग करते हैं? डाई का। यूज ग्रीक लेटर्स, जैसे कि डाई, ट्राई, है ना, टेट्रा, पेंटा, ऐसा करके दोस्तों हम प्रयोग करेंगे। 2 बार के लिए डाई प्रयोग करते हैं, 3 बार के लिए ट्राई का प्रयोग करते हैं, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा का प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही दोस्तों एक क्रम क्या है, चलता चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाउंड्स के नाम में ही डाई, ट्राई और टेट्रा का क्या कर देता है? प्रयोग कर देता है। उस कंडीशन में हम डाई की जगह लिखते हैं दोस्तों 20 को, डाई की जगह लिखेंगे 20, ट्राई की जगह लिखेंगे ट्रिस, टेट्रा की जगह लिखेंगे टेट्राकिस, टेट्राकिस, पेंटा की जगह पर लिखेंगे पेंटाकिस, और इसी प्रकार जो है आगे किस जोड़ते हुए हम चले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो रहेगा वो रहेगा सेंट्रल मेटल एटम। क्या रहेगा दोस्तों? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। उसके बाद दोस्तों क्या रहेगा? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन में क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसे दोस्तों हम लिखेंगे रोमन न्यूमरल में। किसमें लिखेंगे? रोमन अंकों में लिखेंगे। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे वो किसमें लिखेंगे दोस्तों? रोमन न्यूमरल में लिखेंगे। 0 भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 डैश। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे उसका आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन। क्या लिखेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर या अथवा और काउंटर है। तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये हमारा फार्मूला हो गया IUPAC नामकरण। ऐसे उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण जिनमें क्या उपस्थित हो? जटिल धनायन उपस्थित हो, उनका नामकरण करने का हमारा सूत्र क्या है? सूत्र हमारा है कि सबसे पहले दोस्तों हम ढूंढेंगे लिगेंड को, लिगेंड पहले लिखेंगे और हम ये देखेंगे कि लिगेंड यदि एक से अधिक लिगेंड है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे 2 लिगेंड हमको दे दिया तो एक लिगेंड का नाम यदि H2O A से शुरू है और दूसरे का D से शुरू है तो A वाले को पहले लिखेंगे और D वाले को बाद में लिखेंगे। पढ़ चुके हैं आप। यदि कोई लिगेंड एक से अधिक बार आ जाएगा, जैसे 2 बार आ गया, 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा
और 5 बार के लिए पेंटा, और ऐसे ही क्रम हेक्सा हेप्टा सब चलता चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों यदि लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आदि का प्रयोग हो तो जब हम आईयूपीएसी करते हैं तो डाई की जगह पर 20, ट्राई की जगह पर 30, टेट्रा की जगह पर टेट्राकिस, पेंटा की जगह पर पेंटाकिस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, उसको लिखते हैं। फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। और ऑक्सीकरण अवस्था किसमें लिखते हैं? रोमन अंकों में लिखते हैं 0 1 2 3 डैश डैश डैश। और सबसे अंतिम में दोस्तों हम लिखते हैं आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, इसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार रूल जो है पुनः लिख लेते हैं। रूल हमारा क्या है उसे हम एक बार लिख लेते हैं कि रूल क्या कहता है। तो रूल जो है दोस्तों, रूल क्या है हमारा इसका, रूल में पहले क्या लिखेंगे? लिगेंड्स को लिखेंगे। लिगेंड्स के बाद दोस्तों क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और सबसे आखिरी में दोस्तों क्या लिखेंगे? आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर या और काउंटर आयन। तो दोस्तों रूल को लिखना जरूरी होता है, आप लोग नहीं लिखेंगे अपने नोट्स में, लेकिन ये रूल ऊपर लिखा रहेगा तो आपको भी समझाने में समझने में क्या होगी, आसान होगी। तो दोस्तों आइए समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। एक अपना पहला कंपाउंड है हमारा CO NH3 का होल 6 और Cl3 है ना दोस्तों। यह एक हमारा यौगिक है, इसका हमें आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो जैसे ही हमें यौगिक दिया है तो हम चेक कर लेते हैं इसे, क्या जो हम कर रहे हैं उससे मैच कर रहा है नहीं? Cl3 है ना। दोस्तों हम इसका आयनाइजेशन करते हैं तो देखते हैं क्लोरीन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना क्लोरीन है? 3, तो 3Cl माइनस हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर माइनस का 3 है तो इसके साथ तो कितने का चार्ज रहेगा? प्लस का 3 का। CO NH3 का होल 6 प्लस 3। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा ये उसी प्रकार का कंपाउंड दिया है जिसकी आप आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं, यानी कि आप ऐसे यौगिक की आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं जिनमें धनायन क्या सा हो? जटिल धनायन में उपस्थित हो। तो दोस्तों इसका रूल ही आप जानते हैं क्या कहता है? रूल कहता है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले जो हमें लिखना है दोस्तों, लिखना है लिगेंड। अब आप देखते हैं कि यहां पर लिगेंड के रूप में क्या है? NH3 है ना। लिगेंड के रूप में क्या है दोस्तों? NH3 है। फिर अब हम ये देखते हैं कि लिगेंड है कितनी बार? तो 6 बार है। और कल ही हमने आपको बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी स्टार्ट करेंगे तो आईयूपीएसी हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, धनायन और ऋणायन के बीच गैप रखेंगे
और तीसरी बात जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, जैसे इस पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है, तो उसकी आईयूपीएसी एक साथ करेंगे और कहीं पर कोई भी गैप नहीं करेंगे। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों लिगेंड कितनी बार है? 6 बार। तो 6 बार को आप जानते हैं हम क्या लिखते हैं? हेक्सा। क्या लिखते हैं दोस्तों? हेक्सा। NH3 का लिगेंड नाम हमारा क्या है? एमाइन या एमीन, हेक्सा एमीन। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि आपका लिगेंड का काम आपका कंप्लीट हो गया। लिगेंड क्या है? NH3 है, 6 बार है, तो 6 बार के लिए हेक्सा हो गया। NH3 का हमने लिगेंड का नाम रख दिया एमीन। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या बचा? सेंट्रल मेटल आयन बचा। अब सेंट्रल मेटल आयन हमारा क्या है यहाँ पर दोस्तों? कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? कोबाल्ट लिख दिया। इसके बाद दोस्तों हमें इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो उसको निकालना है हमें। तो देखिए उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो एक कंपाउंड है इसकी सहायता से निकालेंगे। अब हमें कोबाल्ट की निकालनी है, तो कोबाल्ट की दोस्तों हम मान लेंगे X प्लस कितने NH3 है? 6। और NH3 पर आप जानते हैं कोई भी आवेश नहीं होता, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 0। प्लस क्लोरीन पर आप जानते हैं -1 का चार्ज होता है, 3 गुणे -1 और बराबर में 0, क्योंकि इस पर कोई भी आवेश नहीं। तो X प्लस 0 -3 इज इक्वल टू 0। तो X बराबर जो आएगा दोस्तों कितना आएगा? प्लस का 3। तो हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे 3। तो ऑक्सीकरण संख्या हो गई दोस्तों। इसके बाद आप ये देखते हैं कि आपका धनात्मक पार्ट या धनायन वाला जो भी हिस्सा है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यहां तक आपका धनायन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ऋणायन वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट जो है शुरू होगा। अब जब ये वाला पार्ट शुरू होगा तो हम क्या करेंगे? गैप करेंगे। और आप जानते हैं जो Cl- होता है इसे बोलते हैं क्लोराइड, है ना? क्या बोलते हैं? क्लोराइड। क्योंकि देखिए आपने लिगेंड लिख लिया, लिगेंड आपने लिख लिया, सेंट्रल मेटल आयन लिख लिया, इसके बाद आपने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली। अब उसके बाद आपको आयनाइजेशन स्फीयर लिखना है। तो आयनाइजेशन स्फीयर आपका क्या है? क्लोराइड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्लोराइड। थोड़ा गैप कर देंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आईयूपीएसी नामकरण इस यौगिक का। अब अगला यौगिक लेते हैं दूसरे नंबर का। H2O का होल 6 Cl3। दोस्तों इसका हम आयनाइजेशन कर लेंगे। हम देख लेंगे कि हमारा जो ये धनात्मक वाला हिस्सा है वो कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। तो इसका आयनाइजेशन करेंगे दोस्तों। तो क्लोरीन पर कितना चार्ज? -1। कितने क्लोरीन है? 3 है, तो 3Cl- हो गया। इसके बाद यदि वहां पर -3 है तो यहां पर कितना हो जाएगा? प्लस का 3। तो H2O का होल 6 और प्लस का 3। अब दोस्तों हमें इसकी आईयूपीएसी करना है। तो आईयूपीएसी हमारे पास रूल है। आईयूपीएसी हम शुरुआत कहां से करेंगे? लिगेंड से करेंगे दोस्तों। तो लिगेंड से करना है हमें, तो हम देखते हैं लिगेंड हमारा यहाँ पर क्या है? तो लिगेंड H2O है। और लिगेंड कितनी बार है? तो 6 बार है। तो 6 बार के लिए दोस्तों आप जानते हैं क्या लिखते हैं? हेक्सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? 6 बार के लिए हेक्सा। उसके बाद आप ये जानते हैं कि H2O को हम आईयूपीएसी के रूप में एक्वा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्वा, यानी कि AQUA, हेक्सा एक्वा। लिगेंड आपका क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद आपके यहाँ सेंट्रल मेटल आयन आ गया। तो सेंट्रल मेटल आयन आप जानते हैं यहाँ पर क्या है? Fe, यानी कि
आयरन है, तो इसे हम आयरन लिख देंगे। हेक्सा एक्वा आयरन। अब इस सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों सूत्र से निकाल लेंगे। Fe की निकालनी है, तो हमने Fe कितनी मान ली, X। कितने H2O लिगेंड है, 6, तो 6 और H2O पर जानते हैं आप कोई भी आवेश नहीं होता, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। उसके बाद कितने क्लोरीन है, 3, और एक क्लोरीन पर माइनस है, तो 3 गुणे -1, और पूरे पर कोई आवेश नहीं, तो बराबर 0। दोस्तों अब इसे सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 0, 3 गुना -1 में -3 बराबर 0, तो आप जानते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 जो है हम लिख देंगे। दोस्तों जैसे ही हम इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं, वैसे ही हमारा धनात्मक वाला पार्ट क्या रहता है दोस्तों, कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद बचता कौन है, ऋणात्मक वाला हिस्सा बचता है, यानी कि आयनाइजेशन किया गया काउंटर आयन। अब आप जानते हैं यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं, क्लोराइड। और आप बेशक आप ये जानते हैं कि अब धनायन कंप्लीट हो गया और ऋणायन शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CHLORIDE। दोस्तों ये 2 यौगिक आपके हो गए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम प्रैक्टिस करवा दें। दोस्तों हम तीसरा नंबर लेंगे। CO NH3 का होल 4 और SO4, और इसके बाद SO4 के बाद दोस्तों CO NH3 का होल 4 SO4 और NO3। दोस्तों अब ये हमारा कंपाउंड दिया हुआ है, अब इसकी हमें आयोडेसी करनी है। तो देखिए होगा क्या कि आप जानते हैं किसका आयनाइजेशन करेंगे सबसे पहले, तो जब हम इसका आयनाइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, CO NH3 4 टाइम SO4, है ना, ये सल्फर है। SO4, और उसके बाद आप जानते हैं कि NO3 है ना, तो NO3 पर -1 होता है दोस्तों, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस का 1, है ना। अब देखिए अब हमें इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आयोडेसी करनी है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिगेंड ढूंढेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, 2,
एक NH3 है और एक क्या है, SO4। तो जब दो लिगेंड दे दिया तो आप NH3 को आप जानते हैं, NH3 क्या लिखते हैं, एमीन। क्या लिखते हैं, एमीन। तो इसका लिगेंड नाम जब दोस्तों क्या है, एमीन है, AMMINE है, और इसका है सल्फेटो। इसका क्या है, सल्फेटो है। तो देखिए कि जब आप ABCD यानी कि जब आप अल्फाबेट पढ़ते हैं तो इसमें A पहले आता है। क्या आता है, A पहले आता है और S क्या आता है, बाद में। तो इस A वाले की IUPAC हम पहले करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि IUPAC स्मॉल लेटर में शुरू करेंगे, तो शुरू करते हैं NH3 से। कितने NH3 है, 4। तो हो जाएगा दोस्तों टेट्रा, 4 से टेट्रा। NH3 से आपका हो गया एमीन, एमीन, AMMINE। अब ये लिगेंड आपका हो गया। अब दूसरा लिगेंड क्या दिया है दोस्तों, सल्फेटो। तो SULPHATO। दो लिगेंड हो गए दोस्तों, दोनों लिगेंड का काम क्लियर हो गया। एक NH3 था, NH3 कितनी बार था, 4 बार, तो टेट्रा एमाइन हो गया। उसके बाद SO4 था, तो क्या हो गया आपका, सल्फेटो हो गया। तो लिगेंड का काम क्लियर हो गया। क्योंकि ये एक ही बार है SO4, तो इसलिए डायरेक्ट सल्फेटो में लिख दिया, डायरेक्ट ट्राइटेट्रा का प्रयोग होगा नहीं। अब इसके बाद दोस्तों बचा हमारा सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर कोबाल्ट है। क्या है, कोबाल्ट। अब इस कोबाल्ट की हमें ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है। तो कोबाल्ट के हम क्या मान लेते हैं, X प्लस NH3 कितनी बार है, 4 बार है, तो 4, और NH3 पर आवेश होता है 0, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। प्लस SO4 माइनस माइनस होता है, तो इसकी -2, और NO3 माइनस, तो इसकी क्या हो जाएगी, -1। तो x प्लस 0 और -2 और -1 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 हो गया दोस्तों। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3। टेट्रा एमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3। अब इसके बाद दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गए। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन। और आप जानते हैं NO3 माइनस को नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रेट। लेकिन जब हम नाइट्रेट लिखेंगे तो गैप लिखेंगे, गैप करके लिखेंगे, क्योंकि हमारा धनात्मक वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया, ऋणात्मक वाला हिस्सा क्या हो रहा है, शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा कंपाउंड था जिसकी IUPAC हो गई, नोट कर लीजिए। अगला कंपाउंड देखिए दोस्तों, अगला कंपाउंड है CrEN का थ्राइस और Cl3। ये कंपाउंड दोस्तों हमें दिया है, इसकी हमें IUPAC आपको करनी है। और आप जानते हैं कि EN आप जानते हैं क्या है ना, EN यानी कि एथेन 1,2 डाइएमीन या एथिलीन डाइएमीन, आप पढ़ चुके हैं इसे। अब दोस्तों जब हम इसका आयनाइजेशन करेंगे तो आप देखते हैं कि आयनाइजेशन करने पर ये टूटेगा 3Cl माइनस में और CrEn का थ्राइस और प्लस का 3। देखिए दोस्तों, अब हम IUPAC करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो IUPAC शुरू होगी
वो कहाँ शुरू होगी, लिगेंड से, और लिगेंड हमारा क्या है, ईएन है। अब आप दोस्तों जो ईएन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग देख लें ईएन है क्या। ईएन इसे लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको ही हम शॉर्टकट में ईएन लिखते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, उसको हम ईएन लिखते हैं। और यदि ईएन 2 बार है तो डाई लिखेंगे, 3 बार है तो ट्राई। अब देखिए कैसे होगा दोस्तों। अब इसका यदि हम नाम करें, ईएन का जो नाम होता है वो होता है 2 कार्बन से H सिंगल बॉन्ड से M और 1 कामा 2 डाई एमाइन, ये होता है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से देखिए कि इस लिगेंड के आईयूपीएसी नाम में ही डाई का प्रयोग है। किसका प्रयोग है दोस्तों, डाई। तो जब इसके नाम में डाई का प्रयोग हो गया है तो जब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे तो वहां डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि ईएन कितनी बार है, तो 3 बार है। तो 3 बार के लिए हमने आपको ट्रिस बताया है। क्या बताया दोस्तों, ट्रिस। तो इसका नाम दोस्तों जो 3 बार है, ईएन 3 बार है, उसका नाम ये होगा। क्योंकि ईएन से क्या हो गया आपका एथेन 1 कामा 2 डाई एमीन हो गया, और 3 बार आया है तो क्या हो जाएगा, ट्रिस। अगर आप लिगेंड अच्छे से पढ़े होंगे तो वहां पर आपने ईएन को जरूर पढ़ा होगा, है ना दोस्तों, ईएन। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों लिगेंड ईएन का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है, एथेन, एथेन 1 कामा 2 डाई एमीन। दोस्तों ये तो इसका नाम होता है, लेकिन अब आप ये देखते हैं कि इसके नाम में ही, है ना, एमीन है दोस्तों, एमीन AMI यानी, है ना, डाई एमीन। अब दोस्तों आप ये देखते हैं कि इसके नाम में ही डाई का प्रयोग है। तो हमने आपको रूल बताया है कि यदि लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा हो तो जब हम इसका प्रीफिक्स लिखेंगे तो डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। और 3 बार है तो 3 बार के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रिस। ट्रिस एथेन 1 कामा 2 डाई एमीन, दोस्तों कहीं पर गैप नहीं रखना, है ना। तो इसके बाद क्रोमियम दिया है तो क्रोमियम लिखेंगे CHRO MIU, यम हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये क्रोमियम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या में लिखनी है। देखिए लिगेंड हो गया हमारा यहां से यहां तक। इसके बाद हमने सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्रोमियम की हमने मान लीजिए रिएक्स मान लिया, और इस ईएन पर कोई भी आवेश नहीं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0। 3 गुणे 0 प्लस 3 गुणे क्लोरीन पर -1 तो -1 बराबर 0, x प्लस 0 -3 बराबर 0, और x बराबर जब सॉल्व करेंगे दोस्तों आ जाएगा प्लस का 3। इसकी ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों हो जाएगी 3। तो 3 हमने लिख दिया। अब हम ये देखते हैं कि हमारा धनात्मक वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और ऋणात्मक वाला पार्ट शुरू हो गया। तो हम क्या करेंगे, गैप लिखेंगे, और गैप करने के बाद हम सबसे आखिरी में जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन, और इसको हम लिखेंगे क्लोराइड, है ना दोस्तों। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। नोट कर लीजिए दोस्तों।
आइए दोस्तों, अब अगला नंबर हम पढ़ेंगे जो हमारा कंपाउंड है। दोस्तों अगला जो हमको कंपाउंड न देकर के सीधा कॉम्प्लेक्स क्या दे दिया है, कॉम्प्लेक्स कैटायन ही हमें दे दिया है ना दोस्तों। जो कैटायन हमें दिया है वो कैसा दे दिया है, कॉम्प्लेक्स कैटायन ही हमको दे दिया है। तो हमें इसकी आईयूपीएसी करनी है। तो हम देखते हैं हमारे पास सिर्फ एक हिस्सा है कैसा, धनायन वाला। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब दोस्तों अब इसकी जो आईयूपीएसी है वो हम पूरा एक साथ लिखेंगे और बीच में कहीं कोई गैप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई धनायन और ऋणायन है ही नहीं, है ना। अब दोस्तों अब इसकी आईयूपीएसी शुरू होगी तो आप ये देखते हैं कि इसमें 3 लिगेंड दिया हुआ है। कितने लिगेंड है दोस्तों, 3। अब तीनों लिगेंड में अगर हम नामकरण करें तो ये इसकी सी से शुरू हो रही है आईयूपीएसी नाम इसका Cl का क्लोराइडो से शुरू हो रहा है, इसका जो है E से शुरू हो रहा है और इसका N से शुरू हो रहा है। आप जानते हैं ना Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइडो। Cl को क्या बोलेंगे दोस्तों, क्लोराइडो बोलेंगे। उसके बाद En को क्या लिखते हैं, अभी अभी हमने बताया आपको, एथेन 1,2 डाइएमीन। उसके बाद ONO को क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो O। तो दोस्तों जानते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, C आता है, उसके बाद E आता है, उसके बाद N आता है। तो पहले हम C वाले की आईयूपीएसी करेंगे जिसमें C है। तो C वाले की शुरुआत से करेंगे। तो दोस्तों Cl से क्या होता है, हमारा क्लोराइडो हो गया। तो Cl से हम क्या लिखेंगे दोस्तों, क्लोराइडो। उसके बाद हम इसकी आईयूपीएसी करेंगे। इसका आईयूपीएसी नाम En में क्या होता है, एथेन 1,2 डाई एमीन होता है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि कितनी बार आया है, 2 बार। तो 2 बार के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 20। क्या लगाना है, 20, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि इसके नाम में ही क्या है, डाई है, इसलिए हम यहाँ पर डाई नहीं लगा सकते। हम डाई की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20। इसको आप नोट करिएगा दिमाग में बैठा करके, कहीं गड़बड़ी ना होने पाए। क्योंकि हमारे ये लिगेंड का जो नाम होता है En का, वो होता है एथेन 1,2 डाइएमीन होता है। तो इसके नाम में ही डाई है, तो जब हम इसका लिगेंड नाम लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, 20। उसके बाद दोस्तों इसका नाम हो गया है। अब ONO को हम लिखते हैं नाइट्राइटो O। क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो O, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर देता है वो कौन देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये दोस्तों हमारे लिगेंड यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब ये क्या कंप्लीट हुए, लिगेंड। पहला लिगेंड क्लोराइडो हो गया, फिर 20 से शुरू हुआ ये 20 एथेन 1,2 डाइएमीन, और ये हो गया आपका नाइट्राइटो O। अब इसके बाद दोस्तों आप ये देखते हैं कि आपका क्या लिख रहा है, सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है। तो हमने इसको लिख दिया कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो क्या मानेंगे, कोबाल्ट की X हमने मान लिया। क्लोरीन पर -1 होता है, इसका कितना होता है, 0 होता है। तो 2 × 0 हो गया,
प्लस इसका क्या होता है माइनस का 1 होता है, और इसकी क्या होती है प्लस की, इस पूरे की कितनी है +1 है, तो बराबर में +1 लगा देंगे। तो x माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 बराबर प्लस का 1, ये माइनस 1 कितना हो गया -2 बराबर प्लस का 1, तो x बराबर दोस्तों आएगा प्लस का 3। तो इसकी ऑक्सीकरण स्टेट जो है वो आ जाएगी 3, और ये पूरे की आईयूपीएसी दोस्तों हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई आयनाइजेशन इसकी काउंटर आयन नहीं है। लेकिन देखिए इसमें आयन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आयन बना हुआ है, तो हम आखिरी में क्या लगा देंगे आयन, क्या लगा देंगे आयन, है ना दोस्तों, क्या लगा देंगे आयन। तो दोस्तों 5 उदाहरण हो गया, आपको एक उदाहरण और करवा देते हैं, इसके बाद ये टॉपिक को हम क्लियर कर लेंगे यहां से, है ना दोस्तों। अगला यौगिक, अगला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CO NH3 4 टाइम CH2O 2 टाइम, चलिए हम यहाँ पर CO3 कर देते हैं दोस्तों, CO3 कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाहर रखेंगे वो हमने रख दिया Ci, है ना दोस्तों। अब इसकी हमको आईयूपीएसी करनी है, तो इसका हम आयनाइजेशन कर देते हैं पहले। तो देखिए टूटेगा, तो एक क्लोरीन है तो किसमें टूटेगा Cl माइनस में टूटेगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, CuNH3 4 टाइम CuNH3 4 टाइम और CO3, और कितना आ गया दोस्तों प्लस का 1। अब दोस्तों इसकी अब हमें क्या करनी है आईयूपीएसी करनी है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए दोस्तों हम करेंगे सबसे पहले ढूंढेंगे लिगेंड। आप जानते हैं कि यहाँ पर भी कितने लिगेंड दिया हुआ है, 2 लिगेंड दिया हुआ है, एक NH3 दिया है, एक क्या दिया है CO3 दिया है। तो NH3 का होता है एमाइड और CH3 का होता है CO3 का होता है कार्बोनेटो। तो ABCD में A पहले आता है, C बाद में आता है, ये कितनी बार दिया हुआ है 4 बार, तो इसे लेंगे टेट्रा एमाइड। उसके बाद CO3 है दोस्तों, तो CO3 का लिगेंड नाम आप जानते हैं क्या होता है कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। अब लिगेंड नाम दोस्तों कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब क्या बचा सेंट्रल मेटल आयन, तो सेंट्रल मेटल आयन दोस्तों आपका क्या है कोबाल्ट है, और अब इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, निकाल लेंगे, आप कई बार निकाल चुके हैं, जो आप निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी 3 आएगी। और इसके बाद दोस्तों अब आप जानते हैं कि आपका ये धनात्मक वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है, तो ऋणात्मक वाला पार्ट आएगा, तो गायब करेंगे, और गायब करने के बाद सबसे आखिरी में क्या लिखेंगे आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे क्लोराइड। तो दोस्तों ये आज आपका आईयूपीएसी का सेकंड वीडियो है, इसे नोट कर लीजिए आप। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने ऐसे यौगिकों की आईयूपीएसी की है जिसमें जो हमारा जो कैटायन है वो क्या था कॉम्प्लेक्स था, है ना, कैटायन कैसा था कॉम्प्लेक्स था। अब
हम ये दूसरा प्रकार पढ़ चुके हैं IUPAC का लेक्चर नंबर 16 में। एक बार हम बता देते हैं हमने आपको IUPAC में क्या पढ़ाया है। देखिए दोस्तों, IUPAC में हम अभी तक आपको जो पढ़ा चुके हैं उसमें दो प्रकार के IUPAC पढ़ा चुके हैं। पहला IUPAC हमने वो पढ़ाया है आपको, IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स containing simple cation and complex cation। इसे हमने दोस्तों पढ़ा लेक्चर नंबर 15। लेक्चर ढूंढने की आपको ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, हमने इसकी जो है पूरी प्लेलिस्ट जो है तैयार कर रखी है। जैसे ही आप हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट के पोर्शन में जाएंगे तो आपको उपसह संयोजन यौगिक नाम से चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके लेक्चर नंबर 15 में हमने ऐसे कंपाउंड्स की IUPAC कराई है जिसमें जो कैटायन यानी कि जो धनायन है वो कैसा है दोस्तों, साधारण धनायन, और जो एनायन है वो कैसा है, जटिल है। इसे आपको रफ में नोट करना, मतलब समझना है, नोट नहीं करना है। दूसरा, तो पहला जो हमने पढ़ाया आपको IUPAC वो उसकी पढ़ाया है ऐसे कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जिनमें क्या है, साधारण धनायन था और क्या था, जटिल क्या था, ऋणायन था। इसकी IUPAC हम आपको लेक्चर नंबर 15 पढ़ा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इसकी IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स containing कॉम्प्लेक्स कैटायन। किसकी दोस्तों, कॉम्प्लेक्स कैटायन, मतलब इसमें जो जटिल आयन है वो कैसा है, धनायन, कैटायन। यहां पर जटिल क्या था, ऋणायन। तो जानते हैं ये जो हमारा जो इस प्रकार का जो हमने IUPAC, पहले वाले में जो ऋणायन था वो क्या, ऋणायन जटिल था, दूसरे वाले में क्या है, धनायन क्या था, जटिल था। इसको हमने पढ़ाया आपको लेक्चर नंबर 16 में, जो ये लेक्चर है, ये इसी लेक्चर में। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट जो आपको पढ़ाएंगे इस IUPAC का, वो पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 17 में। और उसके अंतर्गत होगा, देखिए अब हमने एक पढ़ा कि ऐसे उपसंयोजन यौगिक जिनमें ऋणायन क्या है, वो जटिल है। दूसरा हमने पढ़ा कि जिनमें क्या जटिल है, धनायन जटिल है। अब कैटायन और एनायन दोनों को हमने पढ़ लिया, हमने भाई कॉम्प्लेक्स एनायन पढ़ लिया और कॉम्प्लेक्स कैटायन भी पढ़ लिया, है ना। अब दोस्तों हम जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। ऐसे उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC पढ़ेंगे जिनमें कोई आयन ही उपस्थित नहीं होगा, मतलब वो क्या होंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे ना, उदासीन। तो इसको जो दोस्तों हम पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 17 में। इसका हमने आपको एनालिसिस आपको बता दिया है। तो दो प्रकार की IUPAC दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 15 में और लेक्चर नंबर 16 पे, इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। और इनके जो भी क्वेश्चन है आप इनको जनरल प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।